आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों का संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। यानी भाग 9 के का में किन क्षेत्रों को स्थानीय स्वशासन के रूप में संवैधानिक आधार दिया गया है? ग्रामीण क्षेत्र को, शहरी क्षेत्र को। ऑप्शन है आपके पास केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है भाग 9 के का में शहरी क्षेत्र को स्थानीय स्वशासन के लिए क्या दिया गया है भैया? संवैधानिक आधार दिया गया है, जिसके अंतर्गत आप नगर पालिका की संरचना देखते हैं, जिसका विवरण आपको भाग 9 के ए में मिलता है, अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 जी तक। सही उत्तर हो जाएगा केवल दो, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक किताब के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं दी गई हैं। आपके पास एक पुस्तक की पूरी समीकरण दिया गया है कि किस प्रकार से एक पुस्तक की बनावट होती है, संरचना होती है। आपको सही उत्तर का चयन करना है कि कौन सा एक सही क्रम में आपको प्रदर्शित होगा। तो अगर बात की जाए पुस्तक की, तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति पुस्तक में क्या देखता है भैया? सबसे पहले कोई भी व्यक्ति शीर्षक देखता है, यानी 5वां पहले स्थान पर आ जाएगा। शीर्षक के बाद हम देखते हैं विषय सूची, यानी कि उस पुस्तक में किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। इसके बाद हम उसकी पढ़ते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद हम देखते हैं कि किन किन अध्यायों को उसमें सम्मिलित किया गया है, और उसके बाद उनके विस्तार का हम विवरण पढ़ते हैं। यानी सही मिलान हो जाएगा 5, 2, 1, 3 और 4। तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन सी में। 5, 2, 1, 3 और 4 ये सी में है, तो सी सही उत्तर हो जाएगा। अब भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान की जो पुस्तक है उसमें भी सबसे पहले आपको मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपरी कवर जो है उस पर पूरे किताब का शीर्षक यानी भारत का संविधान लिखा हुआ मिलता है। उसके बाद जब आप भारत के संविधान के जिल्द को मोड़ते हैं, शीर्षक को बदलते हैं, यानी अगले पेज पर पहुंचते हैं, तब आपको वहां पर क्या मिलता है? तब आपको वहां पर विषय सूची मिलती है कि किन किन विषयों का संकलन इस पूरी पुस्तिका में किया गया है। जब आप उससे आगे बढ़ते हैं तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विवरण दिया गया है पूरे पन्ने में। हम भारत के लोग से लेकर इसे अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं तक का विवरण। उसके बाद फिर अध्यायों का विवरण दिया गया है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितने प्रकार के विषयों को रखा गया है, कितनी सूचियां हैं, और अध्यायों का विवरण हम आगे चलकर पढ़ते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन के रूप में बुलाया जा सकता है, चर्चा की जा सकती है? इसका विवरण हमको किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 100 में, 108 में, 110 में, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया राष्ट्रपति ही इस संयुक्त अधिवेशन के 17वां और 17 को आगे बढ़ाता है, यानी संयुक्त अधिवेशन बुलाने का, और उसे समाप्त करने की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा? तो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, जिसका विवरण आपको अनुच्छेद 108 में मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधा सूचियों का प्रावधान है। यानी कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख आपको प्राप्त होता है? अनुसूची 6 में, अनुसूची 7 में, अनुसूची 8 में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं अनुसूची जो 6 है उसमें हमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड के प्रावधानों को देखने के लिए मिलता है। AMTM की बात की जाए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। भाग 7 की बात की जाए तो इसमें ही हम केंद्र, राज्य और समवर्ती सूचियों का विभाजन देखते हैं, जो कि 3 विधा की सूचियाँ हैं। अनुसूची 8 की बात की जाए तो इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो किसमें है भैया 3 सूची? तो अनुसूची 7 में है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? यानी कि राष्ट्रपति भी अपने पद पर ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किसके द्वारा किया जाएगा? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा, भारत के प्रधान न्यायाधीश, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के प्रधान न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाएं तो भारत में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन भारत के प्रधान न्यायाधीश के द्वारा किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करिए। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है भैया, उसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ध्यान से इसलिए देखना है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको 30 वर्ष की जगह 35 वर्ष करना है, ठीक है। थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है भाई, तो इसके लिए बुरा नहीं मानते हैं। न्यूनतम आयु अर्हता दिया गया है और पद दिया गया है, यानी संवैधानिक पदों के ऊपर आसीन होने के लिए किसी भी पद के लिए
जो न्यूनतम आयु अर्हता है उसका आपको क्रम मिलाना है। तो बात की जाए 21 वर्ष न्यूनतम आयु अर्हता किसके लिए है? पंचायत सदस्य के लिए है। 25 वर्ष की जाए तो 25 वर्ष राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की अर्हता क्या है? 25 वर्ष। 30 वर्ष की बात की जाए तो राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए, जो राज्य विधान परिषद है उसका सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज लिमिटेशन क्राइटेरिया क्या है भैया? 30 वर्ष है। और भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष है। तो सही मिलान हो जाएगा आपका 2, 3 और उसके बाद 4, फिर लास्ट में 1। तो 2, 3, 4, 1 कहाँ दिख रहा है भैया? 2, 3, 4, 1 तो यहाँ हमको पहले में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? भैया तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है और कई बार एग्जामों में लगातार धुआंधार तरीके से पूछा जाने वाला प्रश्न है कि बताइए केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? अनुच्छेद 85 उठा पढ़ लीजिएगा। सीधे सीधे बताया गया है कि राष्ट्रपति में ही केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है और समस्त कार्य किसके नाम पर किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1 यानी ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत सरकार का कानूनी नाम क्या है? यानी अब भारत सरकार का कानूनी नाम क्या है? द यूनियन गवर्नमेंट, द यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया या फिर भारत? तो आप जानते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया कहते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 में भारत को किस सरकारी रूप में जाना गया है? तो द यूनियन ऑफ इंडिया के रूप में। किसके रूप में? द यूनियन ऑफ इंडिया के रूप में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? वित्त आयोग की नियुक्ति किसमें है भैया? अनुच्छेद 200 में है, 250 में है, 280 में है या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की नियुक्ति के संबंध का प्रावधान हमें दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। यानी भारतीय संसद को कानून के निर्माण की शक्ति किन किन अधिकारों से प्राप्त है? भारत के संघ के रूप में, भारत के प्रदेश और उपप्रदेश यानी डोमिनियन के रूप में, विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्तियों के लिए कानून निर्माण की शक्ति किसके पास है? तो इसके लिए जल्दी से उत्तर बता दे भैया। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, 1, 2 और 3 या 1, 2, 3 तीनों क्या प्रावधान इसमें सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भैया, भारत की संसद कानून निर्माण की शक्ति की बात की जाए तो वह संघ के लिए भी कानून बना सकती है, प्रदेशों के लिए भी बना सकती है, राज्यों के लिए, डोमिनियन के लिए बना सकती है और विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीयों के लिए। यानी ऑप्शन डी 1, 2 और 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो मैं बार बार अपनी वीडियो में कहता हूं कि भैया भारतीय संविधान की प्रस्तावना रट्टा मारिए। आपको याद होगा कि युवा कल्याण विकास अधिकारी 2018 का पेपर हुआ था और न्याय के पूरे व्यवस्थित क्रम आपसे पूछे गए थे। आपको भी यहीं वही व्यवस्थित क्रम बताना है कि कौन कौन से न्याय प्रदान किए गए हैं। तो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, जो आपको कहाँ दिख रहा है भैया? ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो यही इसका सही क्रम है और सही उत्तर भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? ये बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है और आरओ एआरओ से लेकर एपीएस भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। अनुच्छेद 252 में, अनुच्छेद 249 में, अनुच्छेद 250 में या अनुच्छेद 253 में? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 253 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? यानी कि आपको उनका नाम बताना है जो भारत के राष्ट्रपति थे और उससे पहले वह लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। फ़खरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन या नीलम संजीवा रेड्डी? तो भैया ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, नीलम संजीवा रेड्डी, और ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम या गढ़पूर्ति क्या है? तो गढ़पूर्ति भैया जितने लोग उपस्थित रहेंगे उनकी न्यूनतम संख्या, कितने लोग उपस्थित रहेंगे तभी हम जाके अपने सदन की कार्यवाही प्रारंभ करेंगे। तो इसके लिए अगर आंकड़ों की बात की जाए तो ये कुल 10
सदस्य या कुल सदस्यता का 1/10वां हिस्सा जो भी वहाँ पर उपस्थित होगा उसी की गणपूर्ति मानी जाती है। यानी कि मिनिमम जो क्राइटेरिया है 10 सदस्य का है या कुल सदन में जितनी भी सीटें हैं उसकी संख्या का 1/10वां हिस्सा लोग मौजूद हैं तो उसके बाद सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाई जाएगी, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित की जाएगी भैया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई थी। और मैं आपको बता दूं कि 1993 में 8वीं अनुसूची में एक साथ 4 भाषाएं डाली गई थी जिसे आप BDMS के रूप में जानते हैं, बोडो, डोगरी, मणिपुरी और संथाली। ठीक है भैया, तो यहाँ पर देखिए 1993 की बात किया गया है। ठीक है, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी ये 3 भाषाएं सम्मिलित की गई थी 1993 में, आप याद रखिएगा। सुन मन के बदमाश, इसके लिए मैंने ट्रिक भी बताया है भैया, तो इसको मैं ट्रिक के माध्यम से भी एक्सप्लेन करूंगा, आप लोगों को परेशान ना हो। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये सबसे बाद में शामिल किए गए 19वें, 20वें, 21वें और 22वें भाषाओं के रूप में, जबकि 1993 में जोड़ा गया था मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, इन तीनों को एक साथ 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया था 1993 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूची प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और ये बहुत ही चर्चित मुद्दा रहा था क्योंकि काफ़ी लोगों की हालत ख़राब हो गई थी इस प्रस्ताव से। मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी या इंद्र कुमार गुजराल। तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा भैया 6 सूची प्रस्ताव दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए प्रस्तुत किया गया था। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कथन और कारण के रूप में राज्यसभा का विघटन, कथन कह रहा है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता, कारण बताया गया है कि उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष पे क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये तो सही बात है भैया कि राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है जबकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो राज्यसभा का विघटन तो बिल्कुल नहीं होता, कथन हमारा सही है। कारण कह रहा है उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। दोनों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें राज्यसभा के विघटन का तो प्रावधान ही नहीं बताया गया कि क्यों नहीं होता। यहाँ पर कारण बता रहा है कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इसमें कथन का कारण नहीं बताया गया है, इसमें किसी और बात का कारण बता दिया गया है और इसलिए कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इन सभी चीज़ों को ध्यान देकर आगे बढ़ना होगा दोस्तों। छोटी छोटी गलतियां हमारे मंजिल से दूर कर देती हैं और उन मंजिलों को पाने के लिए हमें दिन रात चौकन्ना होकर पढ़ाई करना होगा ताकि कोई भी माई का लाल हमसे ज़्यादा नंबर ना ले आ पाए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, सही कथन का चयन करना है आपको। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। तो हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी हम लोग थोड़ी मतदान करने जाते हैं। क्या 18 वर्ष से ऊपर के आयु के लोग कभी राष्ट्रपति के चुनाव में जाते हैं? नहीं मतदान कर पाते हैं। ठीक है भैया, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव का भी जो मतदान होता है वो भी अप्रत्यक्ष ही होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि राज्यों की विधायकों के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो भैया ये कथन तो बिल्कुल गलत है। राज्यों के विधायकों के सदस्य दोनों चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका बिल्कुल नहीं निभाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जामों में इसको रिपीट होते हुए देखा गया है और लोगों की हालत ख़राब करते हुए देखा गया है। पूछा गया है किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी कि राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का विवरण आपको कहाँ मिलता है, तो आर्टिकल 213 में मिलता है, अनुच्छेद 213 में मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई, किसके द्वारा की गई? राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश से, संसद के एक अधिनियम से, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से ही क्या किया गया, नीति आयोग की स्थापना की गई योजना आयोग के स्थान पर जनवरी 2015 में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भैया देखिए, डेफिनेट सिलेक्शन चाहिए तो आपको जो चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं ना, इसको गांठ बांध लीजिए और बहुत ही तत्परता के साथ चीज़ों को एक बार रिकैप करते हुए चलिएगा, देखते हुए चलिएगा, ताकि सिलेक्शन में कोई भी रुकावट आपका बाल भी बांका ना कर पाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ अधिनियम दिया गया है, दूसरा उनके संशोधन के बारे में बताया गया है कि भैया कौन से अनुच्छेद में संशोधन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए पूरा का पूरा प्रावधान, जैसे संविधान 94वां संशोधन अधिनियम 2006 अनुच्छेद 164 में संशोधन किया गया था, तो बिल्कुल सही बात है भैया। 94वां जो संशोधन हुआ था वो अनुच्छेद 164 में हुआ था। संविधान का 95वां संशोधन अधिनियम 2009 के अनुच्छेद में संशोधन हुआ तो अनुच्छेद 334 में ही हुआ था भैया। उसके बाद संविधान का 96वां संशोधन अधिनियम जो 2011 में आया, तो आप जानते हैं 96वां संविधान संशोधन के माध्यम से ही 8वीं अनुसूची में संशोधन करके 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ा गया। संविधान का 103वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2019 में लाया गया, तो ये अनुच्छेद 15 में संशोधन था। और अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं होगा। तो ये कहाँ पर है भैया, इसका सही मिलान हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, जो कि आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 अथवा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। तो जो भारत परिषद या इंडियन काउंसिल था, इसको समाप्त किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। और आप जानते हैं मिनी संविधान का प्रारूप भी आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 है। क्यों? क्योंकि संविधान में अधिकतर बातें जो दर्ज की गई हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही अभिप्रेरित हुई दिखाई देती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको उस उत्तर का चयन करना है जो सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित होंगे। जैसे नागरिकता की बात की गई है, तो नागरिकता का विवरण अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक हमें भाग 2 में देखने के लिए मिलता है। संघ राज्य क्षेत्र की बात की जाए मेरे भाई, तो संघ राज्य क्षेत्र का विवरण हमें भाग 7 में नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि भाग 7 में तो हमें याद है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1956 के द्वारा जिनको निरसित किया गया था उनका विवरण दिया गया है। संघ राज्य क्षेत्र का विवरण हमें भाग 7 में नहीं मिलता, 10 में मिलता है। ठीक है, तो नगर पालिकाएं की बात की जाए तो भाग 9 के का में है, निर्वाचन की बात की जाए तो भाग 15 में है। सही मिलान कौन सा नहीं है भैया? संघ राज्य क्षेत्रों का मिलान बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? और ROARO 2018-2021 का पूछा हुआ प्रश्न है, तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में बिल्कुल सही बात है। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण ये दिया गया है 23 में, बिल्कुल नहीं भैया। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार 20 है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29 में। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा भैया ऑप्शन बी, क्योंकि यही सही सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए को और एक अभिकथन दिया गया है, दूसरा कारण दिया गया है, दोनों को निर्देशों के आधार पर सही चुनना है। अभिकथन क्या कह रहा है मेरे भाई? तो अभिकथन कह रहा है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। तो बिल्कुल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ही होता है। कारण कह रहा है, अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। बिल्कुल सही कहा जा रहा है भैया, और ये कथन का एक्सप्लेनेशन है कि अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को क्या देगी? आवश्यक निर्देश। तो भैया दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और काफ़ी कम लोग इस प्रश्न के उत्तर के बारे में जानते हैं, तो सोच समझकर उत्तर दीजिएगा, जल्दबाजी में गलतियां हो ही जाती हैं। तो देखते हैं। पहला कह रहा है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही कहा जा रहा है मेरे भाई, क्योंकि
कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई वह वर्ष 1774 में हुई, और 1774 में जब ये स्थापित हुआ तो एक्ट कौन सा लाया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही लाया गया था। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही लिख रहा है। दूसरा कह रहा है लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, बिल्कुल गलत। सर एलिजा इम्पे इस कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, उनके साथ 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के रूप में प्रथम रूप में कौन जाने जाते हैं? सर एलिजा इम्पे जाने जाते हैं। तो केवल एक, पहला कथन सही है भैया, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। जो कार्यवाहक न्यायाधीश बनाए जाते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा, जिला न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा, ए तथा सी दोनों के द्वारा। तो भैया बिल्कुल कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात हो तो उच्चतम न्यायालय भी कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, और हमारा उच्च न्यायालय भी। तो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा भैया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। वाह, एक तरफ संस्था दिया गया है, दूसरी तरफ स्थापना का वर्ष दिया गया है। अंतरराज्य परिषद वर्ष 1990, बिल्कुल सही मिलान। राष्ट्रीय विकास परिषद 1954, बिल्कुल गलत मिलान। अगला है केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, सही मिलान। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993, सही मिलान। गलत मिलान कौन सा भैया? राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वाह फिर से मिलान वाला आ गया प्रश्न। भैया जब भी ऐसा प्रश्न आए ना खुश हो जाया करिए, एक प्रश्न के माध्यम से आप 4 प्रश्नों को कवर करते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को देखकर बस चेहरे पर होनी चाहिए मुस्कान और कहिए जय श्री राम। अगला चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है भैया? तो 7वीं अनुसूची में हमको मिलता है संघ राज्य तथा समवर्ती सूचियाँ, ठीक। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। 9वीं अनुसूची में यह देखो भैया 9वीं अनुसूची पूछ लिया गया है। 9वीं अनुसूची क्या है? कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण यानी कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। और 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता का प्रावधान करता है। तो सही मिलान हो जाएगा 3, 1 और 4, 2 कहाँ पर है? ऑप्शन डी में। तो डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है? यहाँ पर फिर से आपको भाग का मिलान करना है दिए गए शीर्षक से। पंचायतों का उल्लेख कहाँ है भैया? तो पंचायतों का उल्लेख तो बिल्कुल सही बात है, भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक, ठीक। आगे है नगर पालिकाएं, भाग 9 के का में बिल्कुल सही मिलान है मेरे भाई। अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक कहाँ है? भाग 9 के का में है। सहकारी समितियां अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर अनुच्छेद 243 जेड टी तक, जो कि भाग 9 के बी में विवरण है। और अधिकरण भाग 10, कर दिया ना गलती, यही गलत मिलान है भैया। भाग 10 में अधिकरण कहाँ मिलता है? 14 के ए में मिलता है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यही गलत मिलान है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? सभी को ये पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया, बहुत ही ज़्यादा। प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से या कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। तो भाग 16 का संबंध कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से है। अगर बात की जाए कि इसमें प्रावधान कहाँ कहाँ से है तो 340 से लेके भैया 342 तक, अनुच्छेद 342 तक का प्रावधान कहाँ मिलेगा आपको? भाग 16 में, ठीक भैया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? यानी उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होगी। 3 माह से अधिक नहीं होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो इस प्रश्न का 3 माह से अधिक तक तो नहीं रुक पाएगा, उसके बाद हर हाल में उसे आना ही पड़ेगा, ठीक। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करते हैं? वयस्क मताधिकार का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है भैया? 326, 325, 324 या फिर 323? तो कौन नहीं जानता? वयस्क मताधिकार मतलब अनुच्छेद 326, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, वाह, फिर आ गया सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। एक तरफ समिति है, दूसरी तरफ उसका वर्ष है, किस वर्ष कौन सी समिति लाई गई? तो बात की जाए सबसे पहले कौन सी आई थी? बलवंत राय मेहता समिति कब आई? वर्ष 1957 में। यहाँ सी का मिलान हो जाएगा 1 से। एलिमिनेट भी करना चाहें तो सी में 1 यहाँ पर सिर्फ आपको दिख रहा है, आप इसको चुन सकते हैं, लेकिन सभी को देख लेते हैं। 1957 में आया बलवंत राय मेहता समिति, जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की। उसके बाद महान कलाकार अशोक मेहता जी आए, जिन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की। और अशोक मेहता जी कब आए? तो 1977 में आए थे, 1977 समिति में हुआ। इसके बाद आई कौन सी समिति? इसके बाद आई LM सिंघवी समिति, जो 1986 में लाई गई, यानी डी का हो गया 2। PK थुंगन समिति लाई गई भैया 1988 में, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग के लिए वित्त की व्यवस्था की बात की गई थी, यानी राज्य वित्त आयोग की बात की गई थी। तो सही मिलान अनुच्छेद डी भैया, सॉरी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? यानी कि वह कौन सा नेता था जिसने स्थानीय शासन का पंचायती राज के रूप में नामांकन किया? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या MK गांधी? तो ये नाम मेरे ख्याल से किसी से भी छुपा नहीं है और सबसे ज़्यादा चर्चित रहने वाला नाम है, जिसने कहा कि गांव में ही भारत बसता है, भारत का हृदय उसकी गांव में है। मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ MK गांधी जी, और इनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही समस्त भारत को एक सिरे से जोड़ दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता समाप्ति की व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17? तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है, जिसमें भारत से छुआछूत के उन्मूलन की बात की गई है। ठीक है भैया, तो अनुच्छेद 17 ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170, कौन सा अनुच्छेद भैया? 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? तो किसी भी भैया राज्य की विधानसभा है, उसकी जो न्यूनतम संख्या होगी वो 60 होगी और मैक्सिमम संख्या 500 हो सकती है, 2076 तक अपरिवर्तित। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब एक तरफ स्थापना वर्ष दिया गया है, एक तरफ संस्था दी गई है, आपको देखना है कि कौन सा संस्था सही नहीं मिलान किया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, ये तो सही मिलान है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 बिल्कुल सही मिलान है। या देखो, भ्रष्टाचार निरोधक कानून गलत मिलान 1985 में नहीं हुआ मेरे भाई। प्रवर्तन निदेशालय 2000 में, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 में लाया नहीं गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967, जिसकी पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, इस सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भैया 1967 में बने प्रशासनिक सुधार आयोग के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया? मोरारजी देसाई को। तबीयत थोड़ी ख़राब है मेरी दोस्तों, लेकिन आप लोगों की सेवा के लिए लगातार लगा हुआ हूं, तो लाइक कमेंट शेयर करते रहेंगे, अच्छा लगता है। तो ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है, वे कौन से हैं? तो भैया राष्ट्रपति के चुनाव में 2 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भाग ले सकते हैं, एक दिल्ली और दूसरा पुदुचेरी। यही विधानसभा के सदस्य आएंगे भैया, और कहूँ नहीं आएंगे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सुंदर। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 घ 3 में किया गया है।
दूसरा कह रहा है यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। तो ये तो एकदम फर्जी बात किया जा रहा है। पहला कथन 100% सही है भैया, केवल एक इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसका प्रावधान अनुच्छेद 243(3) में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। 73वें संविधान संशोधन की बात की जा रही है, हमारा फेवरेट संशोधन। क्यों? क्योंकि इसी के माध्यम से तो हमें मिला अपना पंचायती राज व्यवस्था। तो पहली बात तो बिल्कुल सही है यानी कि पहला कथन हमारा सही है, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। ठीक। दूसरा कह रहा है इसमें शहरी स्थानीय सरकार को, नहीं भैया 74वां संविधान संशोधन था वो। ठीक, तो सिर्फ एक कथन सही है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता? यानी कि किसके आधार पर आपातकाल की उद्घोषणा नहीं की जा सकती? जल्दी से बता दीजिए। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या फिर आंतरिक अशांति। ये जो ऑप्शन डी है ना, आंतरिक अशांति खत्म कर दिया गया, इसी को बोला गया है सशस्त्र विद्रोह। ठीक है भैया, तो डी वाला ऑप्शन हट गया है अब। तो आपात की उद्घोषणा किस आधार पर नहीं की जाएगी? आंतरिक अशांति के आधार पर। ठीक। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, सही कथन का चयन करना है। चुन लिए तो आप काबिल हैं, नहीं चुन पाए तो बहुत मेहनत करनी है। कथन है संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। यानी संघ का जो मंत्रिपरिषद है वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो बिल्कुल सही बात है। अगर नहीं होगी तो लोकसभा में जिन सांसदों का चुनाव भारत की जनता के द्वारा किया जाता है उनका प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं तानाशाही की तरफ बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी संघ की मंत्रिपरिषद। दूसरा कह रहा है संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के पश्चात पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। तो बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होने लगा तो प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को किसी भी समय के लिए पता चले कि प्रधानमंत्री कोई है, कह दे भैया ये संघ का मंत्री रहेगा अगले 100 सालों तक, बस काम तो ख़त्म। तो ये दूसरा वाला कथन गलत है, बस पहला सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। फिर देखिए रिपीटेड प्रश्न है और ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है भैया, हल्के मत लीजिएगा, अच्छों की हालत ख़राब कर देता है। 7वीं अनुसूची तुरंत आइए, विधायी शक्तियों का विवरण केंद्र, राज्य और समवर्ती में। 8वीं अनुसूची भाषाओं का विवरण 3 हो गया, फिर 1 हो गया। 9वीं अनुसूची ओ माय गॉड कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण और 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के शक्तियों का आधार। तो पहले 3 आएगा, फिर 1 आएगा और उसके बाद 4 आएगा और उसके बाद आएगा आपका 2। 3 1 4 2 कहाँ दिख रहा है मेरे भाई? 3 1 4 2 ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? देखिए कितनी बार रिपीट कर रहा है, हालत ख़राब कर दिया ना। पिछली बार रोमन में लिखा था और इस बार किस में लिख दिया? हिंदी में लिख दिया। ऐसे भी प्रश्न उलझाते हैं मेरे भाई। तो पंचायतों का विवरण भाग 9 में है, नगर पालिकाओं का 9 के का में है, सहकारी समितियों का खा में है, अधिकरण भाग 10 में नहीं है मेरे भाई। अभी मैंने बताया ना 14A, हटाइए इसको यहाँ से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? बहुत ही पेचीदा प्रश्न है और काफ़ी कम एग्जामों में पूछा जाता है, लेकिन अच्छों की हालत ख़राब कर देता है। तो प्राधिकृत हिंदी पाठ को किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया भैया? तो 58वां संशोधन 1987 के द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने बताए गए हैं? अब तो ये रट लिया होगा आप लोगों ने। अगर बात की जाए किस अनुच्छेद में है तो 51 के ए में है और इसके साथ ही साथ भाग 4 का में भी इसका विवरण मिलता है। कहाँ पर है ये भैया? कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या बताई गई है 11। 11वां कौन सा जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002-3 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान हमें मौलिक कर्तव्यों में बताया गया। अगला प्रश्न लोक लेखा समिति के निम्नलिखित सदस्य होते हैं।
यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कि भैया बताइए कि जितने भी दिए गए हैं ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक तरफ लोकसभा है, एक तरफ राज्यसभा है, दूसरी तरफ कुल है। यानी कि आपको ये बताना है कि लोक लेखा समिति जिसमें लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है उसमें कितने लोकसभा के सदस्य होते हैं, कितने राज्यसभा और कुल कितने होते हैं। तो याद रखिएगा 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं मेरे भाई, कितने 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं, कुल मिला के हो जाते हैं 22। तो इसका सही मिलान है ऑप्शन बी 15 7 22। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी। अगला देखते हैं, केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया कब। यानी कि भारत के सबसे अच्छे राज्य, सबसे साक्षर राज्य केरल में सबसे पहले साम्यवादी राज्य सरकार का गठन कब किया गया, 1953 में, 1955 में, 1957 में या फिर 1959 में। भैया तो 1957 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसके ऊपर है। भारत के राष्ट्रपति की है, सर्वोच्च न्यायालय की है, संसद की है, राष्ट्रीय विकास एवं परिषद की है। तो भैया संसद की जिम्मेदारी है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही संसद ही करता है। अगला प्रश्न है, नए राज्यों की स्थापना करने की विधायनी शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। यानी कि नए राज्यों की स्थापना करनी हो तो किसके पास विधायी शक्ति है, लोकसभा के पास, संसद के पास, राजनीतिक दलों के पास या केंद्र सरकार के पास। तो आप जानते हैं नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना, ये सब किसका दायित्व है, हमारी प्यारी सी संसद का, जिसके 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति। लेकिन अंतिम रूप से निर्णय अनुच्छेद 79 संसद के पास। अगला प्रश्न, राज्यसभा को कितने दिनों के अंदर किसी धन विधेयक पर अपनी संस्तुति देनी होती है। तो आप जानते हैं लोकसभा का एक अधिकार होता है धन विधेयक पर, और अगर राज्यसभा इसे रोकना चाहे तो मैक्सिमम 14 दिन तक ही रोक सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो 14 दिनों के भीतर हर हाल में उसे अपनी संस्तुति देनी ही देनी है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं तो उस राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान कितने आरक्षित होंगे। बताने की ज़रूरत तो है नहीं, परसेंटेज आप सभी को पता है और ऐसे परसेंटेज से प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। तो कितना होगा भैया, 1/6 कर लो, 6 7 42, यानी कि कुल मिला के 7 सीटें कितनी आरक्षित होंगी अनुसूचित जातियों के लिए, तो 7 सीटें रिजर्व होंगी भैया। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। किसी राज्य का विधानमंडल, संसद, राष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए राज्य का विधानमंडल जिम्मेदार होता है, ना कि संसद, ना ही राष्ट्रपति। तो ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को एक अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपना, ये सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के अंतर्गत ही आता है और किसी के अंदर इतनी शक्ति नहीं है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, भारत का महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है भैया। अगला कह रहा है, उसे संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, जरूरी नहीं है। ऑप्शन सी जरूरी नहीं है। ऑप्शन 4 क्या कह रहा है, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। अरे बिल्कुल नहीं, महाभियोग सिर्फ लाया जाता है राष्ट्रपति के ऊपर, बाकियों के ऊपर महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है, महाभियोग नहीं होता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2, यानी ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा स्वीकृत है और वे कौन से हैं। तो समानता का अधिकार भैया अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक ही आपको समता या समानता का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें आप देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति लोक सेवा यानी लोक नियोजन में अवसर की समता देखते हैं, ठीक है, पद प्रतिष्ठा की समता देखते हैं। तो ये सब 5 अनुच्छेद क्या है भैया, जितना भी समानता का अधिकार है वो 14 से 18 में है। ठीक,
अगला प्रश्न, भारत के संविधान में निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था, यानी जो मौलिक अधिकार हैं जिसे आप मूल अधिकार कहते हैं, जिसका विवरण भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक हमें मिलता है, वो किस देश से लिया गया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा या फिर सोवियत संघ? तो भैया संयुक्त राज्य अमेरिका ने ही सबसे पहले मानवाधिकारों की घोषणा की, मूल अधिकारों की घोषणा की। तो हमने उधार कहाँ से ले लिया? अपने मित्र से। मित्र देश ही तो है हमारा अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? यानी जब संविधान बन गया तो उसके बाद संशोधन के माध्यम से उसको जोड़ा गया। ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह या समान नागरिक संहिता? तो ये प्रश्न बहुत ही कम लोग जानते हैं कि भैया मुफ्त कानूनी सलाह ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संविधान के बाद में जोड़ा गया। ठीक है, बाकी संविधान की रचना के समय ही ग्राम पंचायतों का संगठन की बात की गई, गोवध निषेध की बात की गई, समान नागरिक संहिता की बात की गई, लेकिन मुफ्त कानूनी सलाह ये बाद में जोड़ा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किनके बीच संबंधों की पुनरीक्षा के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, विधायिका और कार्यपालिका, या फिर कार्यपालिका और न्यायपालिका, और इसके साथ ही साथ केंद्र और राज्य? तो भैया सही बात है, सरकारिया आयोग का सीधा संबंध केंद्र और राज्य से है, ना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, ना विधायिका कार्यपालिका, ना कार्यपालिका न्यायपालिका, सीधा संबंध केंद्र और राज्य से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? और कई बार संघ राज्य, ये प्रश्न कई बार लगातार धुआंधार तरीके से पूछा गया है भाई। संघ राज्य संबंध भाग 11 में दो प्रकार के संबंध हैं, एक प्रशासनिक संबंध है और दूसरा है आपका विधायी संबंध। विधायी संबंधों की बात की जाए तो 245 से 255 तक, प्रशासनिक संबंधों की बात की जाए तो 256 से 264 तक, 264 से 300, ये तो आपका अगला भाग शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को त्याग पत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में काम कौन करेगा? ये रिपीटेड प्रश्न आ गया। भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वर्क ऑफ प्रेसिडेंट इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, न्यायिक पुनरावलोकन से, या फिर न्यायिक स्वतंत्रता से? और इस प्रश्न का उत्तर देने में अच्छे लोग होते हैं धराशाही, क्योंकि भैया PN भगवती ने कर दिया कांड और कहा अब जवाब देना जरूरी है। तो जनहित याचिका इसका सही उत्तर है। न्यायिक सक्रियता मतलब जनहित याचिका भैया, पब्लिक लिटिगेशन, तो ये PIL के तहत ही है जनहित याचिका, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले के अनुसार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी कि AFT के बारे में कौन सा कथन सही है? ये हाल ही का मुद्दा है और कई लोगों का दिमाग खराब करके रखने वाला मुद्दा है, तो ध्यान से पढ़िएगा और सही उत्तर तक पहुंचिएगा। उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल भी उच्च न्यायालय किसी भी AFT के फैसले के विरुद्ध याचिकाओं पर विचार नहीं करेगी। दूसरा कह रहा है उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार कर सकती है। बिल्कुल नहीं, अभी तो बताया मैंने। तो बाकी सब गलत है भैया, सही उत्तर हो जाएगा सिर्फ ऑप्शन ए कि उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध कोई भी विचार नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? यानी भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन है भैया, जिसे आप भारत का प्रथम नागरिक भी कहते हैं? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राजनीतिक प्रमुख, मंत्री परिषद सहित? बिल्कुल नहीं, भारत का पहला नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है और यही भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। एक तरफ संविधान का भाग है, दूसरी तरफ उसका उपबंध है, आपको सही मिलान करना है मेरे भाइयों। तो संविधान का भाग 15
अब भाग 15 है तो भाग 15 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 324 से 329 निर्वाचन आयोग से। भाग 16 की बात की गई है तो भाग 16 का संबंध किससे है? अभी मैंने आपको बताया कुछ समय पहले 340 से 342 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भाग 17 की बात की जाए, बहुत ही ज़्यादा चर्चित रहने वाला मुद्दा भैया, भाग 17 कहाँ पर? राजभाषा 343 से 351। संविधान का भाग 18 आपातकालीन उपबंध अनुच्छेद 352 से 360। तो सही मिलान हो जाएगा 4 3 2 1 कहाँ पर है? ऑप्शन बी में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? यानी अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत वर्णित तथ्यों के बारे में कौन सा उद्देशित नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो मेरे भाई 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जितनी भी बातें लिखी गई हैं वह राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए ही की गई हैं। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, बिल्कुल अनुच्छेद 39 हुआ, 43 हुआ, ये सब के सब सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं। एक धार्मिक राज्य की स्थापना, ये गंदी बात है, ये नहीं स्वीकार किया गया कभी भी कि एक धार्मिक राज्य की स्थापना की जाए। जैसे हम कहते हैं ना कि भारत हिंदू राष्ट्र होगा, तो भारतीय संविधान में जो 36 से लेकर 51 तक का वर्णन है उसमें कहीं भी इस बात का वर्णन नहीं किया गया है कि भारत का संविधान एक धार्मिक राज्य की स्थापना करेगा। अगर कोई भी राज्य अपने राज्य में धार्मिक राज्य की स्थापना करता है तो उसे केंद्र सरकार और संसद दोनों के द्वारा दंडित किया जाएगा भैया। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किसका वर्णन नहीं है? धार्मिक राज्य की स्थापना, क्योंकि ये उद्देश्य हो ही नहीं सकता। कभी भी धर्म के आधार पर देश का संचालन और देश का विकास संभव नहीं है। अगर आप देश में चुनावी मुद्दों को लेकर, देश के विकास को लेकर आप धर्म की बातचीत करते हैं तो आप बेवकूफ़ हैं। कभी भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, आप अमेरिका चले जाइए, आप ब्रिटेन चले जाइए, आप जापान चले जाइए, आप चीन चले जाइए, आपने वहाँ पर कभी भी धार्मिक संघर्ष नहीं देखे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोगों को डेवलपमेंट से प्यार है और डेवलपमेंट की सबसे बड़ी रुकावट क्या है? अंधविश्वास और धर्म के लिए नोक-झोंक, जातिवादिता। तो धार्मिक राज्य कभी भी इसका उद्देश्य नहीं रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, बाकी ज्ञानी तो आप लोग हैं ही। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अनुच्छेद 108 याद आया मेरे भाइयों? तो भारत का राष्ट्रपति नहीं करता, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही करता है इसकी अध्यक्षता। इसको हमेशा गांठ बांधे रहिएगा, देखने में छोटे ही लगे और घाव करे गंभीर, हालत कर दे खराब भैया। छोटा सा प्रश्न आपका, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न आ गया। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था? ऑस्टिन के द्वारा कहा गया, CR चर्चिल के द्वारा कहा गया, विस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑस्टिन ने ही कहा कि ये जो कांग्रेस है ना, संविधान जो सभा बन रही है वो उसमें कांग्रेस के लोग ज़्यादा हैं और यही कांग्रेस अब भारत होगी। तो सही बात है भैया, जैसा संविधान सभा ने लिखा वैसा भारत की रूपरेखा तैयार हो गई। ऑस्टिन बोला था, बहुत बुद्धिमान था। अगला प्रश्न, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? विद्युत चक्रवर्ती, रजनी कोठारी, रोमिला थापर या फिर AK दुबे? तो भैया रजनी कोठारी पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक की लेखिका है, जान लीजिएगा, रजनी कोठारी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, संसद के द्वारा चयनित होता है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, राज्य परिषद के द्वारा चुना जाता है। तो आप सभी जानते हैं राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति ही होता है जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है एक मौलिक अधिकार, एक संवैधानिक अधिकार, एक प्राकृतिक अधिकार या फिर वैधानिक अधिकार? तो भैया मत देने का और निर्वाचित होने का अधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, यानी किसी भी प्रकार का संशोधन लाना है तो उसका पहल कहाँ किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में, या संसद के किसी भी सदन में? तो इसका सही उत्तर है संसद के किसी एक सदन में जब मन करे आप संशोधन के लिए पहल कर सकते हैं। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, कृषि बिल आया, तो किसी भी सदन में आप पहल कर सकते हैं। अगला प्रश्न, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित एक मूल अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मूल कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंग है। तो आप सभी ये जानते हैं कि 36 से 51 में ही वर्णित किया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 आर्टिकल 39 समान कार्य के लिए समान वेतन यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है, यानी कि उस सदन का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा का, राज्य विधानसभा का, राज्यसभा का, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है यानी राज्यसभा का अध्यक्ष, वह उस सदन का सदस्य नहीं होता है, वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन पदेन अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है और राज्यसभा का अध्यक्ष बनता है। ठीक भैया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया, यानी वह कौन व्यक्ति है जो एक से अधिक बार भारत का प्रधानमंत्री बना? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी या इंदिरा गांधी? तो ये कुल 5 नाम हैं आपके सामने, और इसमें से मैं आपको बता दूं एक से अधिक बार जिसने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अपना तख्त जमाया, सिंहासन आसीन किया, उसमें पहला नाम आता है गुलजारी लाल नंदा जी का, उसके बाद आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, और फिर इंदिरा गांधी जी का। तो 3, 4, 5 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में इस सही उत्तर हो जाएगा भैया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? मुख्यमंत्री के बारे में कौन सा एक बात यहाँ पर गलत कहा गया है, जल्दी से बता दीजिए। वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। कौन सा एक सही नहीं है? और यही पहला ही गलत कर दिया भैया यहाँ पे। राज्यपाल के द्वारा चयनित नहीं होता है, उसे जनता चुनती है, और बहुमत दल का नेता जो विधानसभा में होता है वही मुख्यमंत्री हो जाता है, जैसे कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री हो जाता है। तो पहला कथन राज्यपाल के द्वारा चयनित नहीं होता है। ठीक है भैया। दूसरा है, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, बिल्कुल सही बात है। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, बिल्कुल सही बात है। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, सही बात है। गलत कौन सा है? ऑप्शन ए, उसे राज्यपाल के द्वारा चयनित नहीं किया जाता। ठीक भाई। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है संविधान, न्यायिक व्याख्या, न्यायविदों के मत, या फिर संसदीय कानून? तो भैया भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत स्रोत हैं न्यायिक व्याख्या। जितने भी अनुच्छेद लिखे गए हैं सबकी न्यायिक व्याख्या मौजूद है। बी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्नलिखित में से किसके सृजन के लिए उत्तरदायी थे? तो आपको पता है राज्य निर्वाचन आयोग हो जाए तो बिल्कुल राज्य निर्वाचन आयोग के लिए भी जिम्मेदार था, तो पहला तो सही बात है। जिला नियोजन समिति, तो जिला नियोजन समिति के लिए भी 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया था। राज्य वित्त आयोग, बिल्कुल राज्य वित्त आयोग 243 आई वाई याद है, 243 आई में और 243 वाई में राज्य वित्त आयोग है। राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड ना वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद में है, गलत जवाब है। तो 1, 2 और 3 जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन बी में सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया? साइमन कमीशन, राजाजी फार्मूला, कैबिनेट मिशन योजना या फिर वेबल योजना? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। ठीक भैया, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था को जन्म दिया था? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919,
भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था का जन्म हुआ भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार फिर से रिपीट किया गया है। अभी मैंने आपको बताया संयुक्त राज्य अमेरिका पूरे विश्व में सबसे पहले अधिकारों की घोषणा पत्र लेकर आया था और हमने वहीं से चुराया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है भैया, मनरेगा कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? मनरेगा कार्यक्रम अनुच्छेद 43, लोगों के लिए न्यूनतम जीवन निर्वाह राशि का निर्माण करना और उन्हें रोजगार से जोड़ना ताकि कम से कम एक साल में 100 दिन उन्हें काम मिले और वो अपने घर का, अपने बाल बच्चों का, अपनी बीबी का खर्चा आसानी से उठा सके। तो अनुच्छेद 43 को लागू करने के लिए लाया गया था मनरेगा कार्यक्रम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? मद्य निषेध, बिल्कुल मद्य निषेध बंद किया गया भैया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये। गौ संरक्षण ये भी है, पर्यावरण संरक्षण ये भी है, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ये नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद ये ऑप्शन डी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किस में आता है भैया? ये आता है मूल कर्तव्यों में। किस में आता है? अनुच्छेद 51 के का में आता है, मूल कर्तव्यों में आता है, जिसे 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंग नहीं है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क। हाँ, लेकिन अनुच्छेद 47 जब आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 47 में 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों का प्रावधान किया गया है उनके पुष्टाहार के लिए, ताकि वो कुपोषण मुक्त हो सकें। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? कर से संबंधित उपबंध, उधार लेने से संबंधित उपबंध, संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। तो इसका सही उत्तर है भैया कि जो धन विधेयक है वो जुर्माने अथवा अर्थदंड से संबंधित उपबंधों का प्रावधान नहीं करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति, अब यहाँ पर कथन दिए गए हैं, आपको चुनना है कि कौन सा सही है इसमें। तो कह रहा है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। बिल्कुल सही बात है। उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, कोई भी औपचारिक कार्य नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, अगला है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। बिल्कुल, जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उसकी अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति की पदत्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो बिल्कुल सही बात है। इसमें कौन सा कथन सही है भैया? चारों कथन सही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गणतंत्रीय अवधारणा के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा एक नहीं है? यानी कि कौन सा गणतंत्र की अवधारणा को परिलक्षित नहीं करता है? पहला कह रहा है, एक राज्य में जिसमें जनता सर्वोच्च हो। ये तो गणतंत्रीय अवधारणा है, एक ऐसा राज्य जिसमें जनता ही सर्वोच्च है, जो अपने शासक का चुनाव करती है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो। बिल्कुल सही बात है, ये भी गणतंत्रीय अवधारणा है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो। बिल्कुल नहीं, राजा आ गया तो प्रजातंत्र कहाँ रह गया भैया? तब तो हो गया राजतंत्र और हो गया बेड़ा गर्क। अगला है, ये एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। तो ये भी तो गणतंत्रीय अवधारणा है। कौन सी नहीं है भैया? ऑप्शन सी गणतंत्रीय अवधारणा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है। अब देखिए, संसद 3 लोगों से मिलकर बनता है। संसद के 3 अंग हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसमें कौन कौन भैया संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं? जल्दी से चुन के बता दीजिए। अध्यक्ष है लोकसभा का, उपाध्यक्ष लोकसभा का, महासचिव लोकसभा का, अध्यक्ष राज्यसभा का। ये सब के सब अधिकारी हैं भैया किसके? लोकसभा के अधिकारी। ये सब के सब संसद के अधिकारी हैं। तो उत्तर हो जाएगा सभी चारों, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया था किस वर्ष? 1974 में, 1976 में, 1979 में या फिर 1980 में? तो भैया बंधुआ मजदूरी 1976 में, याद रखिएगा, कई बार एग्जामों में आया और लोगों की हालत ख़राब करके गया ये प्रश्न है, तो याद रखिएगा 1976 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन
भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत। तो भैया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 243 से लेकर 243 तक जोड़ा गया, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सम्मिलित हैं। नगर पंचायत 9 के ए में है। तो 1, 2 और 3 जो कि ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो भैया यहाँ पर देखिए 2 जगह लिख दिया गया भाग 3, इसी में एक सुधार कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर हुआ है तगड़ा मिस्टेक, और हो जाएगा ऑप्शन बी सही कि भाग 2 में ही नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो भैया इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 20। इसी के माध्यम से किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए सिर्फ एक बार दंडित किया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और 22 में आप जानते हैं दोषारोपण की सिद्धि में स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं? 331 में, 221 में, 121 में या 139 में? तो भैया आंग्ल भारतीय समुदायों का विवरण आपको 331 में मिलता था। अब लोकसभा में आंग्ल भारतीय जिनकी नियुक्ति 2 रूपों में की जाती थी, 2 आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति की जाती थी, अब खत्म कर दिया गया क्योंकि अब भारत में सभी भारतीय हैं, कोई आंग्ल नहीं है। अगला प्रश्न, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंधों की बात की गई है, यानी लेखानुदान, अपवादानुदान, प्रत्यानुदान 117 में, 119 में, 121 में या फिर 123 में? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 117 में मेरे भाई, विशेष रूप में आपातकालीन उपबंध। ठीक है। अगला प्रश्न, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुसूचित जनजातियों के लिए 338 का में है, 337 में है, 338 में है या फिर 339 में है? तो अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अनुच्छेद 338 का ए। ठीक है भैया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? यानी न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ये किसके द्वारा किया गया? 127 के द्वारा या फिर 122 के द्वारा, 26 के द्वारा, 139 के द्वारा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 122 के द्वारा न्यायालयों को संसद की कार्यवाहियों में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया गया है, नहीं कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, जो कि कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 99, स्कोर एट द रेट 99। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 243 का ग, 243 का घ, 243 का ज या 243 का झ? भैया 33% रिजर्वेशन अनुच्छेद 243 घ सुनिश्चित करता है और बताता है कि 1/3 यानी 33% पंचायतों के चुनाव में महिला सीटें होंगी ही होंगी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करती है? और आप जानते हैं ये बहुत ही अच्छा निर्णय था जो संविधान में रखा गया कि भैया 14 वर्ष से कम के बच्चे कारखानों में काम नहीं करेंगे। तो ये था अनुच्छेद 24। मानव दुर्व्यापार और बलात्संग पर प्रतिषेध लगाया गया है 23 के माध्यम से, अस्पृश्यता का अंत 17 के माध्यम से, वाक अभिव्यक्ति 19 के माध्यम से। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा हृदय एवं आत्मा कहा गया था? और ये कोई नहीं भूलता, आप भी नहीं भूलते होंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? एक मूल अधिकार, एक विधिक अधिकार, दोनों सही हैं या फिर ना तो एक ना तो दो? तो भैया सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इट्स आवर कानूनी राइट, यानी कि ये हमारा एक विधिक अधिकार है भैया, ये हमारा कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है। ठीक है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? यानी द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार आप किसे कहते हैं? काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर समता का अधिकार? तो द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार बोला जाता है समानता का अधिकार, सभी मानव समान हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो भैया संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है कि भैया इतनी वैकेंसी हमको निकालनी है यार, मान जाओ। अगला प्रश्न पूछा गया है, कथन और करण के रूप में कथन देखते हैं फिर करण देखते हैं। कथन हमसे दिया गया है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं कथन और करण, जो सही है उसका चुनाव करिए। कथन कह रहा है कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित होगा। तो बिल्कुल सही बात है, अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य होने की अर्हता रखता है तभी वह उपराष्ट्रपति हो सकता है। दूसरा कारण कह रहा है, कारण बताया गया है उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो बिल्कुल अच्छा एक्सप्लेनेशन है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का विधि मान्य स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? तो बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में जब आप उच्च न्यायालयों की स्थापना की बात करते हैं तो वर्ष 1861 में हुआ था, लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं है, ये ऑप्शन इसको करिए गलत, यहाँ पर लिखिए वर्ष 1861। थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक है, अगली बार से ये नहीं होगी। सही उत्तर है भैया 1861, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं सम्मिलित है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? अभी ऐसा प्रश्न हमने देखा भी था, आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं हो रहा है? मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सही है। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, सही बात है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करता है, बिल्कुल नहीं। राज्यपाल कभी भी मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग नहीं करता है। तो ऑप्शन सी इसका गलत उत्तर है, मतलब सही उत्तर तो सी ही होगा, क्योंकि ये मुख्यमंत्री से संबंधित कथनों में सही नहीं है। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न आपके सामने है, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तमिलनाडु तथा कर्नाटक, तमिलनाडु कर्नाटक केरल, तमिलनाडु कर्नाटक केरल गुजरात, तमिलनाडु कर्नाटक केरल तथा पांडिचेरी। सही उत्तर है तमिलनाडु और कर्नाटक। कावेरी नदी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। तो भैया आज ये कुल 109 प्रश्नों की श्रृंखला हमने कंप्लीट की है, इस उम्मीद में कि आपने सेशन को बेहतर तरीके से समझा होगा। अभी तो ये स्टार्टिंग है, ये पहली पॉलिटी की वीडियो है, राज्य व्यवस्था की वीडियो है, जो आपको एपीएस भर्ती में, आरओ एआरओ भर्ती में, पेट के जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा उत्तर प्रदेश में हो रही है उस भर्ती परीक्षा में एकदम 100% कारगर होने वाली है। मैं कुल 5 क्लास लाऊंगा पॉलिटी के लिए, 5 क्लास लाऊंगा इतिहास के लिए, 5 क्लास लाऊंगा ज्योग्राफी के लिए, 5 क्लास इकोनॉमिक्स के लिए और इसके साथ ही साथ 5 क्लास साइंस के लिए। इन 5 के आंकड़े को, यानी कुल आप एक सब्जेक्ट की 5 वीडियो देखेंगे, यानी कि 5 सब्जेक्टों की कुल कितनी वीडियो हो जाएंगी? 25। जिस बच्चे ने 2500 वीडियो कंप्लीट कर लिया, किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाए जीएस के, वो कम से कम 80 से 90% प्रश्न सॉल्व करने की क्षमता रखेगा। अभी करंट अफेयर के लिए भी मैं प्रावधान कर रहा हूँ मेरे भाइयों, जिससे कि आप करंट में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही रेगुलर अपडेट पाने के लिए, अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ जोड़ें और जीएस एक्सपर्ट हब परिवार को एक बहुत बड़ा परिवार बनाने में हमारी सहायता करें, हमारा सहयोग करें, क्योंकि सारी श्रृंखलाएं निःशुल्क है, इसका कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। तो लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।